हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जे मेंस का मैकेनिक्स का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। और क्यों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का एग्जाम जे मेंस जनवरी में होने वाला है। तो मैकेनिक्स का कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लगा कि इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास 2 kg एंड लेंथ 30 सेंटीमीटर एट रेस्ट on a smooth horizontal surface, an impulse of force 0.2 Newton second is applied to end B. The time taken by the rod to turn through at right angles will be pi by x, where x equal to। क्वेश्चन कह रहा है, एक इम्पल्स लग रहा है इसमें। तुम लोग पहले स्क्रीन रोक के सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास 2 kg एंड लेंथ 30 सेंटीमीटर एट रेस्ट। अगर गिवन नोट करोगे इसके लिए, क्या है मास तुम्हारा है 2 kg एंड लेंथ है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। एट रेस्ट मतलब क्या है, इनिशियल, ओमेगा इनिशियल इक्वल टू 0 है। ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस an impulse of force 0.2 Newton per second is applied to end B. The time taken by the rod to turn through at right angle will be pi by x. तो जब इम्पल्स का बात बोलते हैं तो इम्पल्स के पहले जब इम्पल्स लग रहा होता है तब उस जगह पे टॉर्क लगता है। बट आफ्टर द इम्पल्स, इसका दो कंसेप्ट है। जैसे सपोज करो ये तुम्हारा है, ये रॉड है, यहाँ इम्पल्स लगा, कोई फोर्स लगा, रैंडम फोर्स लगा, ये तुम्हारा रॉड है। तो यहाँ L/2 पे तुम्हारा डिस्टेंस होगा, L/2 पे। तो यहाँ एक इम्पल्स लगेगा, बट जैसे ही वो रॉड पे कोई बॉल टकराया, उसके बाद तुम्हारा जो वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वहां उसके बाद टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट यही है। तो जब हम लोग पहले देखते हैं, पहले गिवन नोट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो क्या है तुम्हारा गिवन, क्या है तुम्हारा गिवन, देख लो इधर। एन इम्पल्स ऑफ फोर्स 0.2 न्यूटन इज अप्लाइड टू एंड बी। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है F इंटू डी टी। ये कितना गिवन है, 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन सेकेंड। इसको क्या भी लिख सकते हैं, एम वी माइनस एम यू लिख सकते हैं, एम वी माइनस यू लिख सकते हैं। ठीक है। द टाइम टेकन बाय द रॉड टू टर्न थ्रू एट राइट एंगल्स विल बी पाई बाई एक्स। तो अगर हम पहले बात करते हैं इसके बारे में, at the time of impulse, at the time of impulse, at the time of impulse, at the time of impulse क्या लगेगा बेटा, इसमें लगेगा तुम्हारा at the time of impulse एक टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क तुम्हारा क्या लगेगा, टॉर्क का जो क्वेश्चन है, टॉर्क इंटू डी टी क्या लिखेगा, आई ओमेगा, ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। ठीक है। तो तुम्हारा ये कितना लिया हुआ है, तुम्हारा टॉर्क है तुम्हारा F इंटू L/2। टॉर्क कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस तुम्हारा L/2 है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, F इंटू L/2। तो टॉर्क लिख देते हैं इसको F इंटू L/2 इंटू डी टी इक्वल टू आई ओमेगा। ओमेगा इनिशियल 0 है, तो आई का वैल्यू कितना होगा, रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ml² बाई 12 होता है, इंटू ओमेगा फाइनल। तो F इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी का वैल्यू तुम्हारा यहाँ कितना है, L/2। एफ इंटू डी टी का वैल्यू कितना है, 0.2। तो एफ इंटू डी टी अगर L/2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू कितना लगेगा, ml² बाई 12 इंटू ओमेगा। ठीक है। तो L कैंसिल हो गया तुम्हारा, यहाँ से L कैंसिल हो गया। तो एफ डी टी का वैल्यू कितना है, 0.2/2 इंटू ml/12 इंटू ओमेगा। ठीक है। अब अगर तुम इसको कैंसिल करोगे तो इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ 0.1 आया, तो 0.1 इक्वल टू m कितना है, m है 2 इंटू L कितना है 0.3/12 इक्वल टू क्या तुम्हारा आ जाएगा, ओमेगा। क्या आ जाएगा, ओमेगा।
जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल होगा, तो ओमेगा इक्वल टू तुम्हारा आएगा 2। ओमेगा कितना आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है कि टाइम कितना है, तो तुम्हें पता है कि थीटा इक्वल टू कितना होता है ओमेगा टी। तो कितना, जब ये विल बी राइट एंगल पे ट्रेवल करेगा, राइट एंगल अगर क्रॉस करेगा तो तुमको बताना है, ठीक है। तो राइट एंगल कितना है π/2, तो ओमेगा तुम्हारा दिया हुआ है 2, राइट। तो ओमेगा हो जाएगा 2 इंटू टाइम। तो टाइम तुम्हारा कितना लगेगा π/4। टाइम कितना लगेगा π/4। तो द राइट एंगल विल बी π/x, तो x का मतलब क्या हुआ 4। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा x इक्वल टू 4, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये हुआ। तो क्या है, एट द टाइम ऑफ इम्पल्स ये हुआ। ये जो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लगा, ये कब लगा, आफ्टर इम्पल्स। आफ्टर इम्पल्स जब होता है, आफ्टर इम्पल्स होता है टॉर्क जीरो। आफ्टर इम्पल्स क्या होता है, टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो होगा तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑल सरफेस शोन इन फिगर आर assumed to frictionless and the pulleys and the string are light. The acceleration of the block of mass 2 kg is। क्या बोल रहा है, एक हिंज है पुली और उस पे 4 kg मास यहाँ लटका हुआ है और इधर लटका हुआ है 2 kg मास एक इंक्लाइंड प्लेट पर 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो तुम्हें क्या पूछ रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मास 2 kg, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। किसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है यहाँ, इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सपोज करो अगर यहां तुम्हारा मास, अगर ये सपोज करो ये मास इस साइड जा रहा है, कितना मास से, एक्सेलरेशन से। तो अगर टेंशन यहाँ 2 टेंशन लग रहा है, तो 2 टेंशन अगर यहाँ एक्सेलरेशन ए लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 2a। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 टेंशन है, यहाँ एक टेंशन है, ठीक है। तो अगर तुम सपोज करो इससे फोर्स ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन लिखते हो, तो क्या लिखोगे तुम इसमें, यहां तुम्हारा क्या लगेगा t, इधर इस जगह पे क्या लिखेगा t, इस जगह पे भी लगेगा t, तो यहां कितना लगेगा t। तो क्या लिखोगे इसमें इक्वेशन, 4g मतलब 40 माइनस 2t, राइट। 40 माइनस 2t कर लो, क्या लिखोगे 4 इंटू ए। सेकेंड इक्वेशन बनेगा तुम्हारा t माइनस इस साइड जो लग रहा होगा, इसका कितना लग रहा होगा जी साइन थीटा एक्सेलरेशन लग रहा होगा, मतलब 2g साइन थीटा। तो t माइनस 2g साइन थीटा, 2g साइन 30, 2g मतलब 20 साइन 30 मतलब 1/2, डायरेक्ट लिखते हैं, इज इक्वल टू m इंटू 2a होना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन यहाँ a है, तो यहाँ कितना होगा 2a। तो 2 इंटू 2a, राइट, 2 इंटू 2a। कोई दिक्कत, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे इसको कट करना है। तो कितना होगा 2t कैंसिल, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a प्लस 2 जा 8a, राइट। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20 इक्वल टू 12a, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/12, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/12। तो ये कितना आया 10/6 मीटर पर सेकेंड इसका आया। इसका एक्सेलरेशन कितना है 10/6 मीटर पर सेकेंड। बट मुझे क्या पूछा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। मास 2 kg का एक्सेलरेशन क्या है, मास 2 kg का एक्सेलरेशन है 2 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन a 10/6 मीटर पर सेकेंड आया। तो मास 2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 kg विल बी कितना हो जाएगा a इक्वल टू 2a इक्वल टू 20/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। कितना ये फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है क्या, A spherical body of mass 100 kg is dropped from a height of 10 मीटर from the ground। एक स्फेरिकल बॉडी है, यहां से फाइनल ड्रॉप किया जाता है कितना मीटर से 10 मीटर से।
10 मीटर से ड्रॉप किया जाता है। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉडी रिबाउंड्स टू हाइट ऑफ 5 मीटर। जैसे यहां ग्राउंड से करता है फिर बॉडी यहां से 5 मीटर जाता है। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉडी रिबाउंड्स टू हाइट ऑफ 5 मीटर। द इंपल्स ऑफ फोर्स इंपार्टेड बाय द ग्राउंड टू द बॉडी इज गिवन बाय। इंपल्स क्या होता है बेटा, अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। इंपल्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, यही तो इंपल्स होता है। एम वी माइनस यू, यही तो होता है। अगर मुझे v पता हो जाएगा, u पता हो जाएगा, मास पता हो जाएगा तो मैं इंपल्स निकाल सकता हूं। बट तुम्हें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, साइन में एक्चुअली गलती होता है। जब वेलोसिटी तुम्हारा एक जगह पॉजिटिव लोगे तो दूसरा साइड क्या लेना पड़ेगा, ऊपर नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या है, तो 10 मीटर है तो यहाँ का वेलोसिटी इस जगह पे वेलोसिटी क्या हो गया, इसको मान लेते हैं v1। जब इस जगह पे v1 मान लेते हैं और इस जगह पे वेलोसिटी मान लेते हैं कितना, v2, तो इंपल्स इक्वल टू लिख सकता हूं मैं, इंपल्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mv2। क्या लिख सकते हैं, अगर मान के चलो ऊपर पॉजिटिव मानते हैं, क्या लिख सकते हैं, mv2 माइनस नीचे नेगेटिव तो माइनस v1, माइनस v1, तो इक्वल टू mv2 प्लस v1 मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, mv2 प्लस v1 लिखना पड़ेगा। बट इसका आंसर कैसे आएगा, तो क्या है तुम्हारा, पहले इसको v1 निकालो। v1 कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g। कितना आ जाएगा v1 आ जाएगा इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2h, तो 2gh1, h कितना है तुम्हारा 10, h कितना है 10, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा 2g इंटू 10, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2g10 20g मतलब 200, राइट। तो 200 कितना होता है 10√2, v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√2। सिमिलरली ये तुम्हारा कितना हाइट पे जा रहा है, v2 पे कितना मीटर, 5 मीटर पे। यहां से v2 स्क्वायर इक्वल टू निकाल सकते हो क्या, 2g इंटू 5, 2gh होता है ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो v2 स्क्वायर इक्वल टू कितना 2g इंटू 5, तो v2 इक्वल टू रूट ये कितना आएगा 50 इंटू 200, तो v2 इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 10, तो v1 इक्वल टू 10√2, v2 इक्वल टू 10, इसमें पुट कर सकते हैं। तो इंपल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, इंपल्स इक्वल टू m कितना है तुम्हारा, m 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, 0.1 इंटू 10√2 प्लस √2, तो कितना आएगा 10√2 प्लस √2, ये तुम्हारा क्या हुआ इंपल्स। 10√2 प्लस 10, सॉरी यहाँ क्या होगा 10√2 प्लस 10, 10√2 क्या होगा प्लस 10, 10√2 प्लस 2, सॉरी 10। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ। ये कौन सा है, फाइनल आंसर है तुम्हारा, इंपल्स इतना आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a block of mass m is placed on a surface having a vertical cross section given by y equal to x square 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारा, y equal to x square by 4। if coefficient of friction is 0.5 the maximum height above the ground at which block can be placed without slipping is। एक ग्राफ दिया है तुमको, ये ग्राफ कह रहा है क्या, जैसे ये है तुम्हारा एक्सिस, ठीक है, ये ग्राफ दिया है देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 5 ये है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 5 है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 5 दिया हुआ है तुम्हारा। और क्या दिया हुआ है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट व्हिच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग इज। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक ब्लॉक यहाँ है, सपोज करो एक ब्लॉक यहाँ है, ये ब्लॉक है तुम्हारा, ये ब्लॉक यहाँ है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो अभी स्लिप नहीं कर रहा है, अभी स्लिप नहीं कर रहा है, तो एक टाइम के बाद ये क्या करेगा, इसका एबिलिटी, इसका रुकने का एबिलिटी खत्म हो जाएगा, तो ये यहां से स्लिप करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस जगह पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, इस जगह पे क्या लगेगा एफ मैक्स लगेगा, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा इस जगह पे। अगर इस पोजीशन पे अगर हम बात बोलें, इस पोजीशन पे बोलें तो क्या लिख सकते हैं इसमें, इस पोजीशन पे क्या लिखेंगे, यहां mg sin थीटा इक्वल होगा, इधर mg sin थीटा लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा
एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा। क्या होगा? म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना है? थीटा। तो ये तुम्हारा क्या लग रहा है? एम जी कॉस थीटा। इधर क्या लग रहा है? एम जी कॉस थीटा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा एक जगह पे। तो क्या लिख सकते हैं इसको? एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कैंसिल, तो म्यू तुम्हारा आ जाएगा tan थीटा। म्यू क्या है? tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। tan थीटा क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तुम्हारा ये फॉर्मूला बेसिकली आया, म्यू इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो y इक्वल टू तुम्हारा कितना है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है? 2x बाई 4। कितना है? x बाई 2। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। तो क्या पूछा है तुम्हारा? तो म्यू का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5। कितना दिया हुआ है? 0.5। तो इस जगह पे अगर पुट करते हो तो म्यू इक्वल टू है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। म्यू इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो म्यू का वैल्यू है 0.5, मतलब 1/2। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू x बाई 2। यहां से तुम्हारा x का वैल्यू आ रहा है 1। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 1। तो ये तो x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू ये हुआ, ये तुम्हारा x का इक्वल टू कितना आ रहा है? 1। तो तुम्हारे पास ये x का वैल्यू नहीं पूछा है, बोलता है द मैक्सिमम हाइट above द ग्राउंड एट विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड। मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट तुम्हारा ये हुआ, ये पूछा है। तो तुम्हारा x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे y का वैल्यू पे। y इक्वल टू कितना है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर बाई 4। तो y इक्वल टू x कितना? 1 पुट करोगे तो 1/4। तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? 1/4। मतलब इस जगह पे तुम इस जगह पे लास्ट छोड़ोगे तो तुम्हारा फ्रिक्शन क्या आएगा? इस जगह पे लास्ट छोड़ोगे तो तुम्हारा फ्रिक्शन तुम स्लिप नहीं करेगा। जस्ट इस ब्लॉक से ऊपर जाओगे, यहां ब्लॉक रख दोगे, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहां से ऑटोमेटिकली स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये लास्ट पोजीशन है स्लिप करने का। इससे ज्यादा स्लिप करेगा, इससे कम स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा वैल्यू था। सिंपली मैंने तुम्हें सॉल्व करके देखा है। म्यू इक्वल टू एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा और म्यू इक्वल टू टैन थीटा। बट तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, म्यू इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, म्यू इक्वल टू टैन थीटा। तो ये मैक्सिमम जहां स्लिप जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगने का कंडीशन है, इस जगह पे म्यू इक्वल टू टैन थीटा पे मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A light string passing over a smooth light fixed pulley connects two blocks of mass m1 and m2. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of masses is। अगर सपोज करो इसमें एक्सीलरेशन इधर लग रहा है a, तो ये ऊपर जाएगा। अगर इधर मास नीचे लग रहा है एक्सीलरेशन, तो ये क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। ये ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें कैसे लगाओगे? इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो। क्या लिख सकते हो इसको? m2g माइनस टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? m2 इंटू ए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें अप्लाई करो। यहाँ टेंशन टी लग रहा होगा और यहाँ भी टेंशन टी लग रहा होगा। m2g माइनस टी इक्वल टू एम ए। और सेकंड क्या लगेगा? टी माइनस m1g इक्वल टू m1a। ठीक है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? t इक्वल टू क्या आएगा? m2g माइनस m2a। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? t इक्वल टू m1a प्लस m1g। जब दोनों का रेशियो कर देते हैं, अगर दोनों का रेशियो डिवाइड कर देते हो तो क्या आएगा तुम्हारा? t बाई टी इज इक्वल टू m2g माइनस a अपॉन m1, कॉमन लेंगे तो a प्लस यहाँ g होगा, m1g प्लस a, राइट। तो जब ये कैंसिल करते हैं तो 1 इक्वल टू m2 बाई m1 टू g माइनस a बटे g प्लस a। तो अगर रेशियो ऑफ मास करेंगे तो m1 अपॉन m2 आ जाएगा तुम्हारा g माइनस a अपॉन g प्लस a। g कितना है तुम्हारा? g माइनस a कितना है तुम्हारा? a है g बाई 8, g बाई 8, g प्लस a का वैल्यू कितना है? g बाई 8। a का वैल्यू g बाई 8 पुट कर दिया तो m1 बाई m2 का कितना आया?
इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8g माइनस जी कितना आएगा, 7g/8, और 8g/g, 8g प्लस जी कितना आएगा, 9g/8, 9g/8। तो ये 8 कैंसिल और जी कैंसिल, तो आ जाएगा 7/9। तो m1 और m2 का रेशियो तुम्हारा कितना आया, m1 और m1/m2 का रेशियो आ गया तुम्हारा 7/9। यही क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन देख लो कितना, ये आंसर तुम्हारा आ गया, m1/m2 इक्वल टू 7/9। ठीक है, m1/m2 कितना है, 7/9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, in the given arrangement of doubly inclined plane, two block of masses m and m are placed। ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। The blocks are connected by a string। the block जो है क्या है, लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। over an ideal pulley as shown, the coefficient of friction between the surface of the plane and the blocks is 0.25। the value of m for which m equal to 10 will move down with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ कैपिटल M दिया है, तो ये भी दिखाना चाह रहा है कि ये ब्लॉक इस साइड मूव करेगा, इस साइड क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, इसके लिए क्या इक्वेशन होगा, इस जगह पे क्या लगेगा, इस जगह पे क्या लगेगा, mg साइन 53 डिग्री, mg साइन 53 डिग्री लगेगा। इस जगह पे टेंशन लगेगा, यहाँ इस जगह पे यहाँ टेंशन लगेगा, और यहाँ क्या लगेगा, mg, यहाँ क्या लगेगा, mg साइन 37 डिग्री। ठीक है, कॉफिशिएंट फ्रिक्शन है तो फोर्स भी लगेगा, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू mg cos 53 डिग्री। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सपोज करो इधर फोर्स एक्सीलरेशन लग रहा है mg साइन 53 डिग्री, तो लिख सकते हैं mg साइन 53 डिग्री माइनस टेंशन माइनस क्या लग सकता है, म्यू mg cos 53 डिग्री, म्यू mg cos 53 डिग्री इक्वल टू m इंटू ए। सिमिलरली यहां जब टेंशन ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंशन क्या होगा, टेंशन माइनस mg, ये सॉरी यहां जो m होगा तुम्हारा कैपिटल M होगा, इस जगह पे क्या होगा, कैपिटल M होगा, इस जगह पे क्या होगा, कैपिटल M होगा, म्यू एम जी। तो टी माइनस एम जी साइन 37 डिग्री, टी माइनस एम जी साइन 37 डिग्री माइनस म्यू एम जी कॉस 37 डिग्री इक्वल टू एम ए, राइट। ये जो इक्वेशन हुआ तुम्हारा, ये कैपिटल एम होगा, यहां फिर से यहां कैपिटल एम होगा। ठीक है, अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों का ऐड कर देते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड करेंगे तो माइनस टी प्लस टी कट जाएगा, तो क्या बनेगा, एम जी साइन 53 डिग्री, एम जी साइन 53 डिग्री माइनस म्यू एम जी कॉस 53 डिग्री माइनस एम जी साइन 37 डिग्री माइनस म्यू एम जी कॉस 37 डिग्री इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए। ये ऐड कर दिया मैंने। m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू गिवन है क्या, m का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 10 कितना है, 100 साइन 53 का वैल्यू 4/5 होगा, माइनस म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू 0.25 है, 0.25 इंटू एम का वैल्यू 10 इंटू फिर g का वैल्यू 100, cos 53 का वैल्यू 3/5 माइनस m का वैल्यू m फाइंड आउट करना है इंटू g कितना है, g है 10 इंटू साइन 37 कितना है 3/5 माइनस म्यू कितना है तुम्हारा 0.25 इंटू m फाइंड आउट करना है इंटू 10 इंटू कॉस 37 कितना है, कॉस 37 है 4/5 इक्वल टू m प्लस m कितना है 10 प्लस m इंटू ए का वैल्यू है 2। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा आंसर आ जाता है। तो सिंपल क्या करते हैं, 5 इंटू 20 इंटू 4 कितना होगा 80 25 यहां बचेगा 25 5 या 15 माइनस 2 6 m, राइट,
माइनस यहाँ कितना आएगा 25 चुका 100, 100 में एक आएगा 5 दूनी 10 2m इक्वल टू 10 12 प्लस 2m 12 प्लस 2m राइट, इतना आया तुम्हारा 12 प्लस 2m। तो अब सॉल्व करते हैं इसको 18 माइनस 15 80 माइनस 15 80 माइनस 15 माइनस 12 इक्वल टू 2m प्लस 6m प्लस 2m। तो 18 माइनस 15 हो जाता है तुम्हारा 65, 65 माइनस 12, 65 माइनस 12 जब होता है तो क्या लिखते हैं हम 65 माइनस 12 53 इक्वल टू 10m। तो मास तुम्हारा m का वैल्यू आया m इक्वल टू 53/10 राइट, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर फॉर यू 53/10। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तुम्हारा m का वैल्यू था, यही पूछा गया था। तो बेसिकली हम क्या किए, फ्रिक्शन कोफिशिएंट था गिवन, तो दोनों को mg sin 50 में t माइनस mg, तो मैंने इधर पॉजिटिव माना था तो इससे m का वैल्यू इतना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर अ ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम एज शॉन इन फिगर। If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, acceleration of the system in meter per second square। क्या पूछा है, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल। यहां मान लो तुम 60 न्यूटन लग रहा है तो क्या होगा 60 न्यूटन माइनस टी इक्वल टू 6a, इधर लगेगा टी माइनस फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.04, तो म्यू इंटू एन लगेगा, तो 0.04 इंटू एन, एन कितना है तुम्हारा 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 कितना होता है 20 इंटू 10 200, 200 इक्वल टू 2a 20a, तो 20a हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल, तो 60 माइनस 0.20 है तो 2 0 कटेगा तो कितना बचेगा 8, 8 इक्वल टू 6 प्लस 20 26a, 60 माइनस 8 कितना होता है 52, 52 इक्वल टू 26a, a इक्वल टू आ गया तुम्हारा 52/26, ये क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर था, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये और सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हारा क्या पूछा है, 3 blocks A, B and C are pulled on horizontal smooth surface by a force of 80 Newton as shown in figure. The tension T1 and T2, टेंशन T1 and T2। क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ टेंशन T1 लग रहा होगा, सपोज यहाँ टेंशन T1 लग रहा होगा, यहाँ टेंशन T2 लग रहा होगा, इसका एज्यूम कर सकते हैं टेंशन T1 एंड टेंशन T2 राइट। तो सपोज करो इसमें क्या लिख सकते हैं, F माइनस 80 माइनस T1 इक्वल टू 2a, 80 माइनस T1 इक्वल टू 2a, और फिर यहाँ T1 माइनस T2 इक्वल टू 3a, T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3a, फिर T2 इक्वल टू 5a, T2 इक्वल टू 5a। जब सबको ऐड करते तो कितना आ रहा है माइनस T1 से कटिंग माइनस T2 से कैंसिल, तो कितना आएगा तुम्हारा 80। जब तीनों को ऐड करेंगे तो 2 3 5 5 10a, तो a इक्वल टू तुम्हारा आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन एंड T2 एंड T1, फाइंड द वैल्यू ऑफ T2 एंड T1। तो T2 इक्वल टू कितना है तुम्हारा 5 इंटू a, तो T2 इक्वल टू 5 इंटू a का वैल्यू है 8, तो T2 इक्वल टू 40 न्यूटन आएगा तुम्हारा T2। अब T1 का वैल्यू कहां से निकालोगे, यहां से 80 माइनस T1 इक्वल टू 2 इंटू ए, तो 80 माइनस T1 इक्वल टू 2 इंटू ए का एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ 8 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 8, तो T1 आएगा 80 माइनस 16, तो T1 आएगा 80 माइनस 16 आया तुम्हारा कितना आएगा 64 न्यूटन आएगा, कितना आएगा 64 न्यूटन आएगा। ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर हुआ T2 और ये तुम्हारा सेकंड आंसर हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg मास
is suspended from the ceiling by a rope of length 4 meter. A horizontal force F is applied at the midpoint of the rope so that the rope makes an angle of 45 degree with respect to the vertical axis as shown in the figure. The magnitude of F पूछा है। बोला क्या कि एक रोप था, एक ऐसे रोप था, देखो एक ऐसे रोप था, इसमें 1 kg मास हिंज था। ये फोर्स को एक पर्सन ये फोर्स रोप को ऐसे ड्रॉ किया, ये फोर्स ड्रॉ किया तो ये ऐसा बन गया, ऐसा। ये 1 kg यहां जा रहा है, यहां टंगा हुआ ऐसे करके, ये फोर्स लगा दिया एफ फोर्स लगाया कितना एंगल पे? 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस एज ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ पूछा है। मैग्नीट्यूड ऑफ एम कितना है लिखा हुआ? एम तुम्हारा 1 kg, मतलब यहाँ 1 kg लगा होगा, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ टेंशन लग रहा होगा। टेंशन का एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा टी कॉस 45 डिग्री, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा टी साइन 45 डिग्री। तो टी साइन 45 डिग्री इक्वल टू एफ लिख सकते हैं, टी साइन 45 डिग्री इक्वल टू एफ। टी कॉस 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? mg। तो mg कितना है तुम्हारा? m इंटू जी, 1 इंटू 10 कितना होगा? 10। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? tan 45। tan 45 इक्वल टू f बाई 10। तो tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू f बाई 10, तो f इक्वल टू कितना आएगा? 10 न्यूटन। ये तुम्हारा आंसर है। f इक्वल टू कितना फोर्स से खींचा है? 10 न्यूटन के फोर्स से खींचा है। कितना फोर्स से खींचा है? 10 न्यूटन के फोर्स से खींचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A light string passing over a smooth light pulley connects two blocks of masses m1 and m2. If the acceleration of the system is g by root 2, then the ratio of masses m1 and by m2. ये सेम क्वेश्चन है जो पहले की तरह। पहला क्वेश्चन क्या था? ऐसे करके था, एक लाइट स्ट्रिंग है, पुली है, कनेक्ट्स टू ब्लॉक ऑफ मासेस m1 एंड m2, जहां m2 ग्रेटर देन है, m2 ज्यादा बड़ा है तो m2 को इधर रखते हैं, इसको m2 लिख देते हैं। यहाँ m1 छोटा है तो m1 को इधर लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है m2 ज्यादा भारी है तो यहाँ ज्यादा होगा। तो if the acceleration of the system is g by root 2, then the ratio of their masses, total acceleration कितना है? g by root 2। तो सिंपल इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे? m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए, m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए। तो यहां से तुम्हारा t इक्वल टू कितना होगा? m2g माइनस ए। सिमिलरली टेंशन यहां से लिखेंगे, ये टेंशन तुम्हारा था, यहाँ m2g लग रहा था, फिर यहाँ टेंशन t होगा तुम्हारा, यहाँ क्या? m1g लग रहा होगा, ठीक है। तो t इक्वल टू m2g माइनस ए, फिर t माइनस m1g इक्वल टू m1 इंटू ए। तो t इक्वल टू कितना आएगा? m1 a प्लस जी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? m1 बाई m2 पूछा तो ऐसे डिवाइड करते हैं, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, यहाँ 1 आया तो m1 बाई m2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस जी बटे जी माइनस ए, ठीक है। तो m1 बाई m2 क्या होगा? तो इसको इधर ले जाते हैं, तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू जी माइनस ए बाई जी प्लस ए। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा तुम्हारा? m1 बाई m2 इक्वल टू जी माइनस ए का वैल्यू कितना है? g बाई रूट 2। क्या है? g बाई रूट 2। और g प्लस ए का वैल्यू कितना है? g बाई रूट 2, g बाई रूट 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो m1 बाई m2 का वैल्यू आएगा, जी कॉमन लेके कैंसिल तो आएगा रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 और रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। रूट 2 कैंसिल तो आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आया, ये तुम्हारा क्या है? आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रबर बॉल फॉल फ्रॉम अ हाइट h एंड रिबाउंड्स अप टू द हाइट ऑफ h/2। क्या बोले, एक रबर बॉल है, वो हाइट h से फॉर्म कर रहा है, तो रिबाउंड मतलब जब बॉल जब टकराती है सरफेस से, अर्थ सरफेस से टकराती है, वो रिबाउंड करती है, तो रिबाउंड करके तो पूरी हाइट तो जाती नहीं है, तो पूरी हाइट जाती नहीं, कितना हाइट h/2 तक गया है। द परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द इनिशियल सिस्टम एज वेल एज वेलोसिटी बॉल बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बॉल जो वेलोसिटी पूछा है स्ट्राइक, ग्राउंड के स्ट्राइक से पहले, और दूसरा क्या पूछा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर तुमको ध्यान से रहे, परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा तुम्हारा, डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है इनटू 100, यही तो करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100 लिखते हैं। तो बोल रहा है एक बॉल है, एक बॉल को यहाँ से h हाइट से फेंके, ठीक है, h हाइट से फेंकने के बाद ये दोबारा h/2 हाइट तक गया। कितना हाइट तक गया, h/2 हाइट तक गया। तो सपोज करो यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, और यहाँ ये वाला वेलोसिटी v2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, v1 और v2। तो v1 इक्वल टू क्या लिखोगे तुम, v1 इक्वल टू क्या लिखोगे, v1 स्क्वायर इक्वल टू यही तो लिखोगे 2gh1, 2gh ये लिखोगे। v2 स्क्वायर इक्वल क्या लिखोगे, v2 स्क्वायर लिखोगे, v2 स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे 2g इंटू h/2, तो इक्वल टू क्या आया, gh आया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक मतलब डेल्टा के ही लिखते हैं, डेल्टा के ही मतलब होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये ज्यादा है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर। तो हाफ इंटू m इंटू v1 कितना है तुम्हारा, v1 स्क्वायर इक्वल टू है √2gh, v1 स्क्वायर है √2gh, 2gh माइनस हाफ mv2 स्क्वायर, हाफ इंटू m इंटू v2 कितना है gh। तो तुम्हारा डेल्टा के ई आ जाएगा, डेल्टा के ई का वैल्यू आ जाएगा 2 कैंसिल, तो तुम्हारा कितना आया, mgh, कितना आया, mgh, उसके बाद माइनस ये कितना आएगा, mgh/2, mgh/2। तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, mgh/2। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कितना आया, mgh/2। चेंज इन काइनेटिक mgh/2 आया, तो क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा डेल्टा के ई, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। तो डेल्टा के ई कितना है तुम्हारा, mgh/2 तुम निकाले हो, mgh/2 अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर होगा, हाफ mv1 स्क्वायर कितना है तुम्हारा, mgh कितना है, m इंटू जी इंटू एच। जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, कितना आया 50%। मतलब 50% तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी यहाँ लॉस हो गया। तो 50% लॉस हो गया तो h से h/2 आया, सिंपल है। 50% लॉस है कितना, हाइट, तो 50% तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया, तो तुम्हारा कितना हाइट पे पहुंचे तुम, हाफ हाइट पे पहुंचे। यही तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया आंसर। ये कितना हो गया आंसर 50%। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन ए सिस्टम 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 3 kg एंड m2 इक्वल टू 2 kg आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। क्या बोल रहा है, दो मास रखा हुआ है इस डिस्टेंस पे, दो मास रखा हुआ है एक सर्टेन डिस्टेंस पे x पे, ठीक है ना। इसका मास कितना है, 3 kg और 2 kg, 3 kg और 2 kg, 2 kg। The particle of mass of m is moved, m1 होगा यहाँ, m1 is moved towards the center of mass of the system through a distance 2 cm. In order to keep the center of mass of the system at the origin position, the particle of mass m2 should move towards the center of mass by the distance of। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जहाँ सेंटर ऑफ मास है, अगर हम मास 3 kg वाले मास को अगर हम थोड़ा सा 2 मीटर
सेंटर ऑफ मास के टुवर्ड्स ले जाते हैं, तो m2 वाले मास को कितना ले जाना पड़ेगा, m2 वाले मास को कितना टुवर्ड सेंटर ऑफ लाना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे रहे। तो चेंज इन सेंटर ऑफ मास 0 हो, मतलब सेंटर ऑफ मास तुम्हारा उसी पोजीशन पे रहे। तो इसमें देख तो अगर हम तुम लोग क्या पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े थे XCM इक्वल टू सेंटर ऑफ मास अगर x डिस्टेंस में कितना जाएगा, फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 बाई क्या था, m1 प्लस m2 था। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। तो अगर तुम इसमें इसका अपडेटेड वर्जन क्या है, ऐसे लिख सकते हो, मतलब चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 चेंज इन डेल्टा x1 प्लस m2 चेंज इन डेल्टा x2 बाई m1 प्लस m2। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो x1 में कितना चेंज हुआ है, x1 में मतलब m1 में कितना चेंज हुआ है, यहाँ 2 सेंटीमीटर आगे गया है, तो इसको भी इस साइड आना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर। तो सपोज करो अगर इसमें लिखते हैं तो डेल्टा सेंटर ऑफ मास जो है इसको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे रहे, तो चेंज इन सेंटर मास कितना है, 0। चेंज ऑफ सेंटर मास कितना है, 0। तो ये कितना जा रहा है, m1 जा रहा है 2 सेंटीमीटर, m1 क्या जा रहा है 2 सेंटीमीटर इस साइड जा रहा है, x डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे m1 कितना है तुम्हारा 3, तो 3 इंटू 2 लिखेंगे क्या, 3 इंटू 2 प्लस m2 कितना है तुम्हारा, m2 2 है, तो m2 को इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, m2 को नेगेटिव डायरेक्शन में आना पड़ेगा। जब m2 को नेगेटिव डायरेक्शन में, इसको क्या लिखेंगे, सपोज करो -x लिखते हैं, x डायरेक्शन में इस साइड -x डायरेक्शन में लिखें, m1 प्लस m2 कितना है 3 प्लस 2 5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 0 0, तो इसको लाएंगे 2x इक्वल टू तुम्हारा आया 6, 2x इक्वल टू कितना आया 6, तो x इक्वल टू तुम्हारा आया 3, x इक्वल टू 3। जब x इक्वल टू 3 आया तो इसका मतलब 2 kg मास को कितना डिस्टेंस लाना पड़ेगा, 3 डिस्टेंस, तो 2 kg मास को 3 डिस्टेंस लगे, यही तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, 3 kg मास। तो तुमको एक फार्मूला ये याद रखना पड़ेगा, एक रखना पड़ेगा तुम्हारा ये भी, एक्सियम तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A simple pendulum of length 1 meter has wooden bob of mass 1 kg. It is struck by a bullet of mass 10 minus 2 kg, moving with a speed of 2 into 10 per meter per second. The bullet gets embedded into the bob. The height to which the bob rises before swinging back is. एक पेंडुलम है यहाँ, एक पेंडुलम ऐसे करके पेंडुलम है, ठीक है, ऐसे करके पेंडुलम है। लेंथ 1 मीटर हैज वुडन बॉब, ये लकड़ी का बॉब लगा हुआ है। इट इज स्ट्रक बाय अ बुलेट, एक बुलेट यहां से स्ट्रक कर गया, ये बुलेट ये स्ट्रक कर गया, इधर स्ट्रक किया। बुलेट ऑफ मास 10 minus 2 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 into 10 per meter per second. The bullet gets embedded into the bob. The height to which the bob rises before the swinging back is. तो ये जाके क्या कर रहा है, यहाँ स्टक कर जा रहा है, क्या कर रहा है, स्टक कर रहा है। तो इसमें लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम तुम्हारा क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम, क्या लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या हुआ, पहले सिर्फ बुलेट का मास था, बुलेट का वेलोसिटी लेंगे, शुरू में वेलोसिटी कितना लेंगे, बुलेट का लेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम होगा PI, लिख सकते हैं इसको, PI क्या होगा m इंटू V। तो किसका मास, बुलेट का मास कितना दिया हुआ 10 की पावर -2, इसका स्पीड कितना दिया 2 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब P इनिशियल कितना आ गया तुम्हारा 10 की पावर -2 10 की पावर 2 कैंसिल, तो 2 मीटर पर सेकेंड kg में, 2 kg मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा इनिशियल आया। सिमिलरली अगर तुम बोलोगे फाइनल मोमेंटम कितना आया, तो फाइनल मोमेंटम P फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, P फाइनल कितना हो जाएगा, P फाइनल हो जाएगा तुम्हारा इक्वल टू m इंटू V प्लस U। जब ये वाला जो है तुम्हारा दोनों मास क्या हो रहा है, स्ट्रक हो रहा है, तो क्या होगा, दोनों मास स्ट्रक हो जाएगा, तो m प्लस
ये m दूसरा मास जो क्या है तुम्हारा 1 kg का जो मास है उसमें स्टक हो रहा है, तो वो m प्लस m कैपिटल M इंटू v, तो p फाइनल हो गया तुम्हारा यहां से कितना, m कितना है तुम्हारा 10⁻², 10⁻² कितना मतलब 0.01, 0.01 प्लस कैपिटल M कितना है 1 kg, 1 kg इंटू v, कैपिटल V कितना है फाइंड आउट करना है। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 इक्वल टू 1 प्लस 0.01 इंटू वी, तो v इक्वल टू आ गया तुम्हारा 2/1.01, v इक्वल टू कितना आ गया 2/1.01 फाइनल वेलोसिटी। मतलब ये वेलोसिटी से ये दोनों साथ में जाएगा, तो जब ये वेलोसिटी साथ में जाएगा तो यहां से इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ हाफ mv²। जब ये हाफ mv² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो सपोज करो ये h हाइट तक गया, ये कितना हाइट तक गया h हाइट तक गया, ये बॉब कितना हाइट तक गया h हाइट तक गया, तो ये h हाइट तुम्हारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ले जाएगा, ये h हाइट तक कौन ले जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हाफ mv², हाफ इंटू m इंटू v² इक्वल टू mg इंटू h, m कैंसिल हो गया तुम्हारा, तो m कैंसिल होगा तो तुम्हारा h इक्वल टू कितना आ गया, h इक्वल टू आ जाएगा v²/2g, v²/2g, तो v कितना है तुम्हारा 2 इंटू 2/1.01 इंटू 1.01 इंटू 2 इंटू जी का वैल्यू है 9.8, जी का वैल्यू 10 लेने बोला है, जी का वैल्यू क्या गिवन है 10, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, तो 2 तुम्हारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो h इक्वल टू तुम्हारा बेसिकली आएगा कितना आएगा 2/10, मतलब 2/10 इंटू 1.01 इंटू 1.01। इसका जो भी आंसर आएगा तुम कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, इसका कैलकुलेटर यहां होगा, कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर इसमें नहीं है, तो इसका जो भी आंसर आएगा 2/10 कितना आएगा 0.2/1.01 इंटू 1.01, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the identical spheres each of mass 2m are placed at the corner of right angle triangle with mutually perpendicular sides equal to 4 meter each. Taking point of intersection of these two sides are origin. The magnitude of position vector of the center of mass the system is 4√2/x. Where what is the value of x? बोल रहा है कि दोनों तीनों मास का सेंटर ऑफ मास तुमको कैलकुलेट करना है। ये सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर कितना है 4√2/x, ये कौन सा मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो सपोज करो अगर इसको x एक्सेस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको एज्यूम करो ये 2m मास यहां है, ये कोऑर्डिनेट इसका है 0,0, 4 मीटर ऊपर गया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,4, यहां कौन सा मास है 2m, कैपिटल 2m, राइट। फिर इस जगह पे यहां रखा हुआ है 4 मीटर यहां गया तो ये कितना 4,0, 4,0, यहां भी कौन सा मास रखा हुआ है 2m, 2m यहां रखा हुआ है, 2m यहां रखा हुआ है, 2m यहां रखा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, अगर इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, इसके लिए वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, क्या लिखोगे r1 इक्वल टू क्या लिखोगे 0i प्लस 0j, r2 इक्वल टू क्या लिखोगे r2 लिखोगे यहाँ, ये r2 इसको r1 मान लेते हैं, ये r1 मान लेते हैं, ये r2 मान लेते हैं, ये r2 हो गया, ये r3 हो गया, तो r2 इक्वल टू लिखोगे तुम 0i प्लस 4j, r3 इक्वल टू लिखोगे 4i प्लस 0j, 4i प्लस 0j। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ा था, तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला क्या था xcm इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2। बट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे, ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो xcm लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे xcm इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में m1
r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 xcm इक्वल टू m1 कितना है, m1 2m r1 कितना है 0j और 0i प्लस 0j, मतलब यहाँ क्या होगा 0i प्लस 0j लिख देते हैं, मतलब ये 0 आएगा। m2 कितना है 2m, r2 कितना है, r2 है 4j लिख देते हैं डायरेक्ट। m3 कितना है 2m, r3 कितना है 4i अपॉन टोटल मास कितना है 2m प्लस 2m प्लस 2m 6m। तो xcm कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, तो ये अगर 2m कॉमन ले लेते हैं 4j प्लस 4i अपॉन 6m। तो mm कैंसिल, तो 2 3 नीचे आएगा, तो तुम्हारा अगर सॉल्व करोगे इसको तो xcm इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3, तो 4/3 इक्वल टू i प्लस j। ठीक है, जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना लोगे 4/3 i प्लस j, मतलब अंडर रूट आई स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड लोगे xcm इक्वल टू 4/3 रूट 2, कितना लोगे 4/3 रूट 2, तो 4/3 रूट 2, यहाँ आंसर में कितना है 4 रूट 2 बाई एक्स, इसको अगर सब्स्टिट्यूट करो 4 रूट 2 बाई एक्स से, तो x इक्वल टू तुम्हारा कितना आना चाहिए आंसर, x इक्वल टू आना चाहिए 3, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3। तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू 3, 4 रूट 2 बाई 3 इक्वल टू 4 रूट 2 बाई एक्स, तो 4 रूट 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू तुम्हारा कितना आया 3, तुम्हारा आंसर आया 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g if the diameter of earth reduces to half of its original value and mass remains constant, then the acceleration due to gravity on the surface of earth would be। क्या बोल रहा है क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया क्या बोला? क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि पहले अर्थ का जो ग्रेविटी है वो g था, पहले अर्थ का ग्रेविटी कितना था g था। इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ रिड्यूसेस टू हाफ, डायमीटर कितना हो गया हाफ कर दिए of its original value and mass remains constant, then the acceleration due to gravity on the surface of the earth। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज, mg इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जी mm अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो जी mm अपॉन आर स्क्वायर है, तो जी जी कैंसिल, mm कैंसिल, तो यहां से g का वैल्यू कितना आता था जी m अपॉन आर स्क्वायर, ये आता था जी m अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो इसी से तो मेरा कैलकुलेट करते हैं जी का वैल्यू 9.8। तो मेरा क्या बोला है रेडियस डायमीटर आधा हो गया, अगर इसको रेडियस के फॉर्म में लिखोगे डायमीटर के फॉर्म में लिखोगे, इसको r/2 लिखोगे, तो g इक्वल टू तुम्हारा जो एक्चुअल फॉर्मूला डायमीटर के फॉर्म में क्या आएगा जी m अपॉन रेडियस को डायमीटर बाई 2 लिख सकते हैं, तो d/2 मतलब d²/4 लिख सकते हैं। तो नाउ क्या बोल रहा है, सपोज करो ये इनिशियल हुआ, g इक्वल टू तुम्हारा इनिशियल कितना आ रहा है 4gm/d², 4gm/d² है, ठीक है। अब डायमीटर क्या हो गया, नाउ डायमीटर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, क्वेश्चन में लिखा है नाउ डायमीटर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, जब तो इसको जी डैश मान लेते, न्यू जी डैश मतलब न्यू जी, तो डी की जगह पे d/2 पुट कर देते, 4gm अपॉन d/2 का होल स्क्वायर, d/2 का होल स्क्वायर, तो जी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 4gm अपॉन d²/4, d²/4 कितना 4 यहाँ आ जाएगा, तो 4gm/d² कितना है, इसका वैल्यू कितना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसका वैल्यू है g, तो 4g ऐसे लिख सकते हैं g डैश इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है g, कितना है g, तो g इंटू 4, न्यू जी कितना आ रहा है 4g, न्यू जी कितना आ रहा है 4g मतलब 4 टाइम्स, तो लिखेंगे हिंस acceleration will be 4 times, acceleration will be 4 times, ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी 1/3 एंड द रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास बी 1/6 दैट ऑफ अर्थ, द इसके वेलोसिटी फ्रॉम द प्लेनेट इज। तो चलो इसके वेलोसिटी क्या है, इसके वेलोसिटी क्या होता है पहले ये बताओ, इसके वेलोसिटी
ऐसा वेलोसिटी होता है जब अर्थ से कोई भी चीज को अर्थ के ग्रेविटेशन से उस पार फेंकना हो, तो जो वेलोसिटी जरूरत होगा उसको क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो जनरली जो अर्थ से कोई भी चीज को अगर एस्केप करना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को एस्केप करना हो, तो उसके लिए एक वेलोसिटी चाहिए कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो ग्रेविटी से बाहर जाएगा, अर्थ के ग्रेविटी से बाहर जाएगा। इतना वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा कोई भी ऑब्जेक्ट को, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर। बट इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब तो सिर्फ अर्थ के प्लेनेट के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं हम, प्लेनेट किस प्लेनेट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी प्लेनेट। तो कोई भी प्लेनेट के लिए जनरल फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है मेरा, v स्केप इक्वल टू होता है √2gm/r। ये क्या होता है, स्केप वेलोसिटी होता है, √2gm/r। तो बोल रहा है क्या, इफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी 1/3 एंड द रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास बी 1/6। रेडियस तो मान के चलो न्यू वी डैश लिखते हैं, न्यू वी डैश कितना हो जाएगा, √2g। तो मास कितना हो जा रहा है, मास 1/6 हो जा रहा है, मतलब m/6 हो जा रहा है। और रेडियस कितना हो जा रहा है, रेडियस 1/3 हो जा रहा है, तो r/3 लिख देंगे। तो v डैश इक्वल टू √2gm/18 इंटू r, यही तो लिखेंगे, 6 इंटू 3, सॉरी कितना लिखेंगे, 3 2 6, राइट। इसको देखो क्या लिखेंगे, 2gm/ ये 3 से 2 कटेगा तो कितना आएगा, 2r। तो v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, v डैश इक्वल टू √1/√2, ऐसे लिख सकते हैं कि 1/√2 इंटू √gm/r। तो बेसिकली तुम्हारा आया v डैश इक्वल टू 1/√2, √gmr का वैल्यू कितना है तुम्हारा v, तो कितना आएगा, √2 1/√2 टाइम्स हो जाएगा v डैश। ये तुम्हारा आंसर आया। तो न्यू v डैश क्या होगा, इसके वेलोसिटी अगर रेडियस को 1/3 कर देते हैं और मास को 1/6 कर देते हैं, तो न्यू जो तुम्हारा स्केप वेलोसिटी आएगा कितना आएगा, v/√2। v/√2 मतलब v डैश इक्वल टू v कितना है तुम्हारा, 11.2 मीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अपॉन √2। √2 का वैल्यू कितना होता है, 0.7 के करीब होता है। तो v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11.2/0.7, 11.2/0.7। पॉइंट कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 112/7। तो कितना आएगा तुम्हारा 1.146, कितना, लगभग 16 के करीब, मतलब 16 किलोमीटर पर सेकंड के से फेंकना पड़ेगा। v डैश को कितना, 16 किलोमीटर पर सेकंड के अप्रोक्स से फेंकना पड़ेगा। ये तुम्हारा रहा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ लाइट प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ मासिव स्टार। एक लाइट प्लेनेट मतलब, लाइट मतलब एक हल्का प्लेनेट, मतलब जिसका वेट मतलब बहुत कम हो, इज रिवॉल्विंग अराउंड अ मैसिव स्टार। मैसिव मतलब बहुत ज्यादा भारी, बहुत ज्यादा वेटेज स्टार, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with a period of revolution t। If the force of attraction between planet and star is proportional to r⁻³ then choose the correct option। इन दोनों में से क्या करेक्ट हो। बेसिकली हम लोग जो पहले पढ़ते थे वो क्या था, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ये क्या, केप्लर्स थर्ड लॉ है। केप्लर्स थर्ड लॉ क्या है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। मतलब इसका टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है, रेडियस का, जो प्लेनेट जो रिवॉल्व कर रही है जो पाथ पे, उसका रेडियस का क्यूब के बराबर होता है। बट एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक एज्यूम किया गया है कि अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ हो जाए तो क्या होगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। जब कोई भी फोर्स लगता है, इस पे कोई प्लेनेट है, ये जो फोर्स लग रहा है, तो इसमें फोर्स एक लगता है mv²/r। क्या लगता है, mv²/r। कौन सा फोर्स इसको बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए लॉ ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ अगर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ इसको लिख सकते हैं क्या, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³। इसको ऐसा लिख सकते हैं,
जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो एफ अगर जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एफ इक्वल टू क्या आएगा, के बाई आर की पावर 3/2। क्या आएगा, के बाई आर की पावर 3/2। अगर ये तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए, एम बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होना चाहिए। एम बी स्क्वायर बाई आर क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के बाई आर के पावर 3/2। ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के। तो वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो क्या लिखेंगे, वी एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के अपॉन आर की पावर 3/2, आर की पावर 3/2, राइट। कोई दिक्कत। तो m इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर बटे आर। देखो थोड़ा सा गलती हो गया है, क्या कर सकते हैं यहां, तो एम वी स्क्वायर बाई आर अगर नहीं लेके क्या लिख देंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर नहीं लिखे क्या लिख देंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। एम आर ओमेगा स्क्वायर अगर ले सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर ले लें तो डायरेक्ट तुम्हारा क्यों हम ले रहे हैं ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर। तो ओमेगा इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, 2π/t। ओमेगा क्या होता है, 2π/t। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के सामने साथ में लाना है तो हम देख रहे हैं इसकी इसीलिए ले रहे हैं। तो देखो क्या है, तो तुम्हारा एम आर ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के बाई आर की पावर 3/2। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई आर की पावर 3/2 इंटू आर, सॉरी कैपिटल आर होगा, इंटू आर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई आर की पावर 3/2 प्लस 1 कितना होगा, आर की पावर 5/2। तो ओमेगा कितना होता है, 2π/t। ओमेगा क्या होता है, 2π/t। टी इक्वल टू क्या होता है, के बाई आर की पावर 5/2। जब टी को प्रोपोर्शनल ले जाएंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2π आर की पावर 5/2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो टी स्क्वायर या 4 स्क्वायर या 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर, 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर। और क्या हो जाएगा तुम्हारा 5/2 अपॉन के। तो मतलब इसका मतलब ये होगा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5/2 हो। यहाँ ओमेगा स्क्वायर था तो यहाँ टी स्क्वायर लेना पड़ा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है तुम्हारा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5/2। तो टी स्क्वायर कितना है, आर की पावर 5/2। तुम्हारा कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, फर्स्ट आंसर करेक्ट हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A planet takes 200 days to complete one revolution around the sun। एक प्लेनेट है जो कितना दिन लग रहा है, टाइम पीरियड इसका, एक प्लेनेट का टाइम पीरियड क्या है, T1 मान लेते हैं इसको, 200 डेज है। If the distance of the planet from the sun is reduced to 1/4 of the original distance, how many days will it take। बोल रहा है क्या, अगर इसको r मान लें, इसको रेडियस क्या मान लें, r1 इक्वल टू r मान लेते हैं। तो T2 पूछ रहा है कितना होगा, T2 कितना होगा अगर R2 कितना हो जाए, 1/4 ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस। ये ओरिजिनल डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा 1/4। अगर R2 R/4 होगा तो T2 कितना होगा। जब हम T1, जब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ है, जब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R³ है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इक्वल टू R1³ इक्वल टू R1³ बाई R2³, राइट। T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इक्वल टू R1³ बाई R2³। T1 कितना है तुम्हारा 200 का स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, तुमको क्या करना, फाइंड आउट करना है, इक्वल टू R1³ मतलब R³ R2³ कितना है, R³ बाई 4, R³ बाई 4³ 4³ कितना होगा 4 4 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इंटू 4, ये ऊपर जाएगा। तो इसको लिखते हैं 200 का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 इक्वल टू R³ कैंसिल, तो ये आएगा T2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। जब T2 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, T2 का स्क्वायर होगा 200 इंटू 200 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अब इसको क्या करना है,
कट करना है तो कट कैसे करेंगे, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 जीरो, फिर 4 5 जा 20 जीरो आ गया, तो तुम्हारा T2 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 50 गुना 50 गुना बटे 4। तो T2 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 50 50 कितना होगा 2500, 2500 2500 मतलब 25 इंटू 100 बाई 4। तो T2 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25 इंटू 25। तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, टाइम पीरियड आया। क्या है तुम्हारा, टाइम पीरियड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 particles each of mass 1 kg are placed at 4 corners of a square of side 2 meter. Moment of inertia of a system about an axis perpendicular to its plane and passing through one of its vertex. 4 particles each of mass 1 kg are placed at 4 corners of a square of side 2 meter. 4 particles कितना मास है 1 kg। ये मास यहाँ एक 1 kg का रख दिया, एक मास यहाँ कितना है, यहाँ 1 kg का रख दिया, यहाँ मास यहाँ 1 kg का रख दिया, यहाँ मास यहाँ 1 kg का रख दिया, ये सबको मिला दिया। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। कितना है 2 मीटर। ये क्या है, स्क्वायर है। मास कितना है इसका 1 kg, मास कितना है 1 kg। तब ये 2 मीटर होगा तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर और ये 2 मीटर। तो बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट एन पार्टिकल टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टिस। ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस के थ्रू अगर घुमाएंगे तो बोल रहा है कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। चलो इसको करते हैं। अगर मान के चलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला क्या होता है mr स्क्वायर। तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देखो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको 0 पोजीशन मान लेते हैं, इसको 0 पोजीशन मान लेते हैं, ठीक है। ये 0 0 हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पूछ रहा है, तो इस मास का इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा I1, इसको मिलते हैं I1। इस मास का इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mr स्क्वायर। mr स्क्वायर मतलब क्या है, इसका डिस्टेंस 0 है तो m कितना होगा 1 इंटू r कितना है 0, 0 का स्क्वायर तो कितना आएगा 0। अब I2 देखते हैं, I2 होगा तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये होता है I इक्वल टू mr स्क्वायर। mr मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये मास कितना डिस्टेंस पे, यहाँ से 2 मीटर का डिस्टेंस पे, तो क्या लिखेंगे mr स्क्वायर। m कितना है 1 इंटू r कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 हो गया। I3 लिखते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से कितना दूर है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2√2। ये कितना हो जाएगा 2√2। ये 2 ये 2 पाइथागोरस लगाओगे तो ये 2√2 होगा तुम्हारा। तो I3 इक्वल टू mr स्क्वायर, ये mr स्क्वायर तो ये कितना होगा 1 इंटू 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर तो कितना होगा 8। I4 देखते हैं, I4 क्या होगा, ये वो I4, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो 2 मीटर लिखेंगे mr स्क्वायर 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो एक जगह पे इस जगह से इसके थ्रू 0 आया, इसके थ्रू आया तुम्हारा 4, इसके थ्रू कितना आया 2√2 था, तो 2√2 का 1 इंटू 2 mr स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो मास इंटू रेडियस, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, और इनके बीच का कितना आया तुम्हारा mr स्क्वायर। जब दोनों का ऐड करेंगे नेट I तो इक्वल टू आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। जब सबको ऐड करते हैं तो कितना आता है 4 प्लस 8 प्लस 4 16। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया तुम्हारा 16 आया। तो इसको क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर था 16 केजी मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हेवी आयरन बार ऑफ वेट 12 kg, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। A heavy iron bar of weight 12 kg is having its one end on the ground and the other on the shoulder of a man. The rod makes an angle 60 degree with the horizontal. The weight experienced by the man. एक आदमी खड़ा है यहाँ, एक रॉड है, वो रॉड को अपने शोल्डर पे लिया हुआ है, एक रॉड को क्या लिया, एक अपने शोल्डर पे लिया हुआ है। कितना डिग्री एंगल बना रहा है सरफेस से, ग्रेविटी से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बोल रहा है कि ये कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा। ये वेट यहाँ ये वाला N2 का वैल्यू पूछा है, N2 का वैल्यू
पूछा है कि कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा वो अपने कंधे पे। जब कभी कभी हम लोग देखते हैं तो जाते हैं तो कोई रॉड लेके जाता है या कोई सरिया सरिया वगैरह लेके जाता है, तो वो कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा ये पूछ रहा है, N2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलो इसको देखते हैं क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व किया जाए। अगर तुम ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, यहाँ क्या लग रहा है, mg लग रहा है। mg तुम्हारा 120 दिया हुआ है, 120 यहाँ गिवन है mg। ये N1 लग रहा है, ये तुम्हारा N2 लग रहा है। अगर तुम टॉर्क बैलेंस कर पाओ, क्योंकि ये रॉड मूव तो कर नहीं रहा है, तो टॉर्क मतलब क्या होना चाहिए, जीरो। तो नेट टॉर्क के अबाउट इस मान के चलो कोई भी पॉइंट, ये वाला तुम्हारे पास 3 पॉइंट है, ये पॉइंट या ये पॉइंट, ये कोई तीनों पॉइंट के हिसाब से तुम्हारा नेट टॉर्क तुम जीरो कर पाओ। तो टॉर्क तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ का मतलब क्या हुआ कि आर का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो फोर्स के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए ऑलवेज। तो चलो मान के चलो N1 के अबाउट टॉर्क को जीरो करते हैं, N1 के अबाउट टॉर्क को जीरो करते हैं, इस पोजीशन के अबाउट टॉर्क को जीरो करते हैं। हम कोई भी पोजीशन ले सकते थे, मगर इस पोजीशन के अबाउट टॉर्क को जीरो करते हैं। तो इस पोजीशन के पास यहाँ कौन कौन सा फोर्स है, N1 इसी डिस्टेंस है, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ R0। तो N1 के लिए टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। अब बचा ये डिस्टेंस 120 मास, 120 मास के लिए डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये तुम्हारा कितना है L/2, ये कितना है L/2। तो इसके लिए यहां टॉर्क कितना होगा, नेट टॉर्क शुड बी जीरो, नेट टॉर्क शुड बी जीरो, राइट। ये तुम्हारा नेट टॉर्क इस साइड घुमाएगा यार, ये N2 इस साइड घुमाएगा, तो क्या आएगा तुम्हारा 120 इंटू ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां वेट लग रहा है, जहां तुम्हारा फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L/2 cos 60 डिग्री। L/2 cos 60 डिग्री क्या है, L/2 cos 60 डिग्री इक्वल टू, जब ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल N2 लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये कितना है तुम्हारा लेंथ L, तो ये क्या होगा N2 इंटू L। तो तुम्हारे पूछा क्या है, द वेट एक्सप्लेन बाय द मैन। जो भी वेट एक्सपीरियंस करेगा वो N2 के करेगा। अगर N2 के जो जितना आएगा आंसर, उसको अगर तुम 10 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा वेट निकल जाएगा। तो N2, तो L कैंसिल तुम्हारा, तो 120/2 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इक्वल टू N2। N2 इक्वल टू कितना है तुम्हारा 120/4, कितना है 30। तो N2 आया तुम्हारा 30 न्यूटन, N2 30 न्यूटन। तो इसका मतलब यह 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर वेट कितना करेगा 3। तो 30 न्यूटन इक्वल टू लिखोगे mg, तो g का वैल्यू तो तुम्हारा यहां से क्या आ जाएगा आंसर 30 इक्वल टू m इंटू 10, जी का वैल्यू 10 होता है, तो m इक्वल टू तुम्हारा कितना आएगा 30/10 इक्वल टू 3 kg। मतलब जो कितना केजी का मास वो एक्सपीरियंस करेगा अपने कंधे पे, 3 kg का मास एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, कितना केजी का मास एक्सपीरियंस करेगा 3 kg का। तो सिंपल तुम टॉर्क बैलेंस कर दो। टॉर्क बैलेंस तब कब करते हैं, टॉर्क बैलेंस इस पोजीशन पे कर सकते थे, क्योंकि ये रॉड रोटेट नहीं कर रहा है ना। जब रॉड स्थिर है तो इसमें टॉर्क जीरो है, जब टॉर्क जीरो है तो कोई 3 पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क जीरो कर सकते थे। इस पॉइंट के भी अबाउट जीरो कर सकते थे, इस पॉइंट के भी अबाउट जीरो कर सकते थे, इस पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते थे। तो तुम्हारा जो टॉर्क का फॉर्मूला था वो R क्रॉस F था। ठीक है, और टॉर्क कब लगता है, जब बॉडी रोटेट होती है। जब बॉडी लीनियर मोशन करती है तो टॉर्क नहीं लगता है उस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। A cylinder is rolling down on an inclined plane of inclination 60 degree. Its acceleration during rolling down will be x by root 3 meter per second, where x equal to acceleration पूछा है। इसका तो जनरली बच्चे लोग फार्मूला याद रखते हैं पहले से, बट इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो अगर फार्मूला तुम्हारा डायरेक्ट क्या आएगा, फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है A इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन mr²। ये क्या होता है, किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है तुम्हारा एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है। तो क्या पूछा, सिलेंडर है। सिलेंडर मतलब अगर दिया हुआ है तो सॉलिड सिलेंडर का ही डिफॉल्ट मतलब सॉलिड सिलेंडर ही लिया जाता है अगर सिलेंडर दिया हुआ है। तो एक्सेलेरेशन तुम्हारा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन mr² है। तो आई अपॉन mr², तो आई का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा
आई का वैल्यू किसके लिए क्या होगा 1/2, आई का वैल्यू इसके लिए क्या होगा 1/2 mr²/2। तो आई के लिए सिलेंडर का जो आई होता है वो कितना होता है mr²/2 एक्सिस के थ्रू। तो mr²/2 इसमें पुट कर देंगे और जी और साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो ए इक्वल टू कितना है जी 10 साइन थीटा मतलब साइन 60 जी साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस आई का वैल्यू कितना होता है mr²/2 सिलेंडर के लिए इंटू mr²। जब तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 साइन 60 का वैल्यू √3/2 अपॉन 1 प्लस mr² कैंसिल तो ये 1 + 2, ठीक है। तो a इक्वल टू तुम्हारा आ गया कितना है a इक्वल टू 10 √3/2 10√3/2 अपॉन 2 का ही 2 + 1 कितना है 3/2 तो 2 कैंसिल तो a इक्वल टू आ गया तुम्हारा 10√3/3 10√3/3। जब इसको कैंसिल करोगे तो a इक्वल टू आ गया तुम्हारा 10/√3 10√3/√3 को अगर √3 से काटेंगे तो कितना आएगा 10/√3 10/√3 आ रहा है। तो a इक्वल टू कितना दिया हुआ x/√3 मतलब x का वैल्यू कितना आया x का वैल्यू 10 आ गया x का वैल्यू कितना आया 10 आ गया। तुम ऐसे भी कर सकते थे इसका टॉर्क बैलेंस टॉर्क यहाँ के अबाउट तुम क्या कर सकते थे इक्वल कर सकते थे टॉर्क इसके अबाउट तुम इक्वल कर सकते थे। तो तुम्हारा यहाँ क्या आता है इसके अबाउट अगर टॉर्क लिखोगे तो क्या आएगा mg sin थीटा इंटू r। ये डिस्टेंस r है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है ना अभी मैंने किया। तो mg sin थीटा ये हुआ तुम्हारा फोर्स इसका डिस्टेंस क्या है रेडियस r है। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं इक्वल टू क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पॉइंट का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा तुम्हारा I + mr², ठीक है। और क्या अल्फा क्या होता है a/r। इसको तुम सॉल्व करेगे तो सिमिलर चीज आएगा इसको सॉल्व करके ट्राई करना सिमिलर यही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा जेन्युइन मेथड हुआ। फॉर्मूला बच्चे लोग याद कर लेते हैं पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर अ डिस्क ऑफ मास 5 kg रेडियस 2 मीटर rotating with angular velocity of 10 radian per second about an axis perpendicular to the plane of rotation. An identical disk is kept gently over the rotating disk along the same axis. The energy dissipated so that both the disks continue to rotate together without slipping. बोल रहा है क्या एक डिस्क है एक डिस्क पहले से रोटेट कर रही है ऐसे करके ये डिस्क रोटेट कर रही है एक डिस्क नया डिस्क सेम साइज का इसके ऊपर रख दिया गया है इस सेम साइज का ऊपर रख दिया गया। जब वो डिस्क पहले से रोटेट कर रही है अगर सेम रोटेटिंग डिस्क उसके ऊपर रखा जाएगा तो कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो जितना एनर्जी लॉस होगा वो एनर्जी पूछ रहा है कि कितना एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तो सपोज करो तो जब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है एक्सटर्नल फोर्स जेंटली रख रहा है मतलब बहुत आराम से रख रहा है। जब बहुत आराम से कोई भी चीज रखेंगे अगर कोई चीज घूम रही है बहुत आराम से उस पर रखेंगे तो उसमें फोर्स नहीं लगेगा। तो कितना आ रहा है तुम्हारा तो एक डिस्क है मास कितना है 5 kg रेडियस 2 मीटर है। तो अगर तुम बोलोगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं इसमें इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है I × ओमेगा। तो पहले डिस्क अकेले रोटेट कर रही थी अभी इसके ऊपर कोई डिस्क रखा नहीं गया है तो पहले डिस्क अकेले रोटेट कर रही थी तो कितना होगा I × ओमेगा LI लिख सकते हैं इसको I × ओमेगा इनिशियल। I कितना है mr²। I कितना है सेम मास है ना सेम मास तो mr² × ओमेगा I गिवन है। तो LI इक्वल टू तुम्हारा आ गया m कितना है तुम्हारा 5 r कितना है रेडियस 2 कितना है 4 इंटू ओमेगा इनिशियल कितना दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड इतना 5 का 20 200 आया क्या आया 200 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम जब एक डिस्क रोटेट कर रही है ऊपर से अगर कोई दूसरा डिस्क रखेंगे तो दोनों का एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा और फिर दोनों का एंगुलर मोमेंटम उसके हिसाब से रोटेट करेगा।
तो क्या लिखोगे, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 बार लिखना पड़ेगा तुमको। तो एल फाइनल इक्वल टू क्या लिखोगे, आई प्लस आई इंटू, दोनों साथ में रोटेट कर रही है ना, तो इसको इस लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल, ऐसे लिख सकते हैं। ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्क का, ऊपर से दूसरा डिस्क रखे तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे, तो आई प्लस आई इक्वल टू इंटू ओमेगा फाइनल। तो कितना आया, 2i ओमेगा फाइनल। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो कितना है तुम्हारा 200 इधर आए, इसको भी और फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 इंटू आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर, एम कितना है तुम्हारा 5 इंटू आर कितना है 2 का स्क्वायर, 2 मतलब 4 इंटू ओमेगा फाइनल। तो एल एफ इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 4 20 इंटू 2 40 इंटू ओमेगा। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, एल आई इक्वल टू एल फाइनल लिखना पड़ेगा। तो एल आई इक्वल टू एल फाइनल अगर लिखते हैं, एल आई इक्वल टू एल फाइनल लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 40 ओमेगा इक्वल टू 200, 40 ओमेगा इक्वल टू 200। तो ओमेगा कितना आया 200 बटे 40, 200 बटे ओमेगा फाइनल बोलेंगे, कितना आया तुम्हारा 5, कितना आया 5। अब बोलो 5 ओमेगा फाइनल, जब मतलब क्या बोल रहा है, पहले कौन से स्पीड से रोटेट कर रहा था, 200 मीटर पर रेडियन पर सेकंड के हिसाब से रोटेट कर रहा था। जैसे सेकंड उसमें डिस्क ऊपर रखा गया, उसके बाद किसके हिसाब से रोटेट कर रहा है, 5 के हिसाब से रोटेट कर रहा है। तो इसके मतलब इतना का चेंज हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ ये पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, चलो इसको मान के चलो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं ना, रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर, या इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर माइनस में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे पता करना है कि कितना चेंज हुआ है। तो हाफ आई कितना है तुम्हारा, आई कितना है, आई तुम्हारा है इधर, आई तुम्हारा कितना है, तो एम आर स्क्वायर, तो एम कितना है 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20 है। आई कितना है तुम्हारा 20 है, आई है तुम्हारा 20 इंटू ओमेगा फाइनल था 5 का स्क्वायर, राइट, माइनस हाफ इंटू आई फिर 20 है, सॉरी ओमेगा फाइनल का आई कितना है 20 प्लस 2 मतलब 40 है, मतलब 2 आई था ना, 2 डिस्क था फाइनल में, 2 डिस्क, तो 2 इंटू माइनस इंटू 5 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 20 इंटू ओमेगा इनिशियल कितना है, ओमेगा इनिशियल देखोगे तो ओमेगा इनिशियल तुम्हारा है इसका ओमेगा इनिशियल तुम्हारा 10 है, ओमेगा इनिशियल कितना है 10, ओमेगा इनिशियल कितना है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 इंटू 25 माइनस 20 इंटू 100 बाई 2, ये लिख सकते हैं क्या। तो 20 इंटू 25 ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है। माइनस 10 कितना आएगा तुम्हारा 1000, तो कितना आएगा 50 इंटू 0 कितना आएगा 500, 500 माइनस 1000, इसको मॉड में लिखेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ 1000, कितना आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको मॉड में लोगे तो कितना आएगा 1000, मतलब सॉरी 500, कितना आएगा 500, कितना आएगा 500 माइनस 1000 कितना आएगा माइनस 500, मतलब कितना आएगा 500 का चेंज हुआ, 500 का काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ, ये तुम्हारा आंसर हुआ। तो क्या पूछा था क्वेश्चन, द एनर्जी डिसिपेटेड सो दैट द बोथ डिस्क कंटिन्यू टू रोटेट टुगेदर विदाउट स्लीपिंग, दोनों डिस्क अब रोटेट करेगा विदाउट स्लीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इक्वल टू 4 kg per meter square and I2 इक्वल टू 2 kg meter square about their central axis normal to their planes rotating with angular speed 10 radian per second and 4 radian per second respectively brought into contact face to face with their axis of rotation coincident, the loss in kinetic energy पूछ रहा है, दोनों लॉस क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है।
तो क्या कर सकते हैं इसमें, जब दोनों का लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या था, दो डिस्क ऐसे था, एक ऐसे था एक डिस्क, एक ऐसे था। इसका I1 कितना गिवन है, इसका I1 कितना गिवन है 4 kg मीटर स्क्वायर। इसका I2 कितना गिवन है, इसका I2 गिवन है 2 kg मीटर स्क्वायर, 2 kg मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, टू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना अबाउट द सेंट्रल एक्सिस नॉर्मल टू दियर प्लेन रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड 10 रेडियन। इसका ओमेगा कितना है, ओमेगा 1 इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। इसका ओमेगा 2 कितना है 4 रेडियन पर सेकेंड आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट। अब दोनों क्या कर रहा है, ये दोनों को साथ में, ये दोनों को साथ में मिला दिया जा रहा है, दोनों को साथ में मिला दिया जा रहा है। दोनों को पहले तो क्या था, अलग अलग था, अब दोनों को साथ में मिला दिया जा रहा है। तो बोल रहा है जब पहले अलग था अब साथ में मिला दिया जा रहा है, तो दोनों में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, दोनों में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली पहले क्या लिखते थे, एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, मतलब एंगुलर मोमेंटम इसका और इसका दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I1 ओमेगा 1, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। जब दोनों को मिला दिया तो क्या होगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल, ओमेगा इसको ओमेगा फाइनल लिख सकते हैं। ठीक है, I1 ओमेगा 1, I1 कितना है 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 कितना 40 प्लस I2 इंटू ओमेगा 2 कितना है 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना होगा, डायरेक्ट 8 लिख देते हैं, इक्वल टू I1 प्लस I2 कितना होगा 4 प्लस 2 कितना 6 इंटू ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल इक्वल टू हो जाएगा 48 बाई 6, 48 बाई 6 कितना होता है, 48 बाई 6 हो जाएगा तुम्हारा 8 रेडियन पर सेकेंड, 8 रेडियन से तुम्हारा ओमेगा फाइनल आया। ठीक है, तो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वही सिमिलर क्वेश्चन जो पहले, डेल्टा के इक्वल टू क्या होता है, हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ I1। इसका फाइनल में क्या क्या है 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, हाफ I1 प्लस I2। क्यों लिख रहा है I1 प्लस I2, ये चीज इसका इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस दोनों का मोमेंटम इनर्शिया एडिशन में है। तो हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा इनिशियल स्क्वायर ओमेगा फाइनल स्क्वायर, इसमें क्या माइनस करेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी। जब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा तुम्हारा वो होगा हाफ I1 प्लस I2 कितना है 6 इंटू ओमेगा फाइनल कितना निकाले हैं अभी 8 का स्क्वायर 64 माइनस हाफ I1 कितना है 4, ओमेगा 1 कितना है 10 का स्क्वायर 100 माइनस हाफ I2 का वैल्यू कितना है 2, ओमेगा 2 का वैल्यू कितना है 16। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, इसको कितना आएगा 3, 64 इंटू 3 कितना होता है 6 या 180, 4 या 12, 64 इंटू 192 राइट, माइनस 2 2 जा 4 तो कितना आया तुम्हारा 200, माइनस कितना आया 2 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 राइट। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया तुम्हारा, तो पहले क्या हुआ 192 माइनस 200 माइनस 16 आया, यही ना हुआ तुम्हारा। तो कितना आएगा 216, 216 में 192 घटेगा तो कितना बचेगा 216 में 190 घटेगा तो कितना बचेगा 8, 16 8 24, तो 24 इतना का चेंज आया, यही पूछा था। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इतना 24 का लॉस आया, कितना आया 24 का लॉस आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है a body of mass m is projected with a speed u making an angle of 45 degree with the ground. The angular momentum of the body about the point of projection at the highest point is expressed as root 2 mu q by xg. The value of x is बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा ये पॉइंट के कारण, ये पॉइंट के अबाउट इसका
हाईएस्ट पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम ये पॉइंट के अबाउट कितना होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा एल इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। ये किसके लिए होता है, रोटेटिंग बॉडी के लिए। ये किसके लिए होता है, रोटेटिंग बॉडी के लिए। और एल इक्वल टू एम इंटू आर क्रॉस वी, एम इंटू आर क्रॉस वी होता है, किसके लिए होता है, लीनियर मोशन के लिए या ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए होता है ये। तो आर क्रॉस वी का क्या मतलब हुआ, आर क्रॉस वी का मतलब हुआ, आर हुआ डिस्टेंस जिस पॉइंट के अबाउट और जहां का वेलोसिटी है उसका डिस्टेंस v के परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसके होना चाहिए, v के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यह तुम्हारा v है। अगर तुम यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u मानते हो तो इधर कितना जाएगा, u cos 45 डिग्री। ये u cos 45 डिग्री, तो ये भी क्या, u cos 45 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो इस जगह पे u cos 45, तो यहाँ भी u cos 45 डिग्री इस जगह पे। अब तुम बोलोगे ये u cos 45, ये तुम्हारा डिस्टेंस क्या है, h है, h है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर है ना। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर तुमको लेना है तो L इक्वल टू एम आर क्रॉस भी लगाना पड़ेगा। तो R क्या है तुम्हारा, H। तो तुम ऐसे लिखोगे L इक्वल टू एम इंटू H इंटू वी, H इंटू वी, V। तो V का वैल्यू क्या होगा, H का वैल्यू पहले निकालते हैं। H इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। H इक्वल टू होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एच का वैल्यू यू स्क्वायर साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, √45, मतलब साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 अपॉन 2g। एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 4g। एच इक्वल टू कितना है, यू स्क्वायर बाई 4g। अब वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी कितना है तुम्हारा, यू कॉस 45, वेलोसिटी इक्वल टू कितना है, यू कॉस 45 डिग्री। यू कॉस, यू कितना है तुम्हारा, यू कितना है तुम्हारा, u है तुम्हारा, u नहीं दिया, cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो u v इक्वल टू कितना है तुम्हारा, u/√2। तो l के जगह पे क्या पुट करोगे, m इंटू h का वैल्यू है तुम्हारा यू स्क्वायर बाई 4g, यू स्क्वायर बाई 4g इंटू v का वैल्यू है u/√2, u/√2। तो l इक्वल टू तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम आया mu³ बाई 4g√2। बट यहां तुम्हारा दिया हुआ आंसर √2 mu³ बाई xd क्या है, √2। इसको रेशनलाइज कर सकते हैं क्या, पहले इसको रेशनलाइज कर दो। इसको रेशनलाइज करोगे तो √2 से √2 मल्टीप्लाई करोगे तो L इक्वल टू इसके फॉर्म में ला रहे हैं क्योंकि आंसर ऊपर √2 है ना। तो mu³ √2 बाई 8g, mu³ बाई 8g, mu³ बाई 8g आया। तो यहां तुम्हारा आंसर क्या है, mu³ बाई xg। तो इसको दोनों को कंपेयर करोगे, mu³ बाई 8g और इक्वल टू mu³ बाई xg। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। हिंस द वैल्यू ऑफ x कितना आ गया, 8। वैल्यू ऑफ x कितना आ गया तुम्हारा, 8। ठीक है, ये रहा तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन। बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, two identical sphere each of mass 2 kg and radius 50 centimeter are fixed at the ends of light rod so that the separation between the center is 150 centimeter. Then a moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through its middle point is x by 20 kg meter square. Where the value of x is, value of x पूछा है। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 2 kg, रेडियस कितना है इसका 50 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस कितना है तुम्हारा, ये तुम्हारा दिया 50 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो गया, ये भी 50 हो गया, ठीक है, ये भी 50 हो गया। और बोल रहा है लाइट रॉड, लाइट रॉड लिखा हुआ है, लाइट रॉड मतलब क्या है, मासलेस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसका सिंपल सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस जगह पे अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तुम क्या लिखोगे, इसके एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये स्फीयर है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 2/5 mr², राइट। और ये डिस्टेंस तुमको ऐड करना पड़ेगा, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, इस जगह इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है तो I इक्वल टू क्या लिखोगे 2/5 mr² प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, प्लस md², ये डिस्टेंस m इंटू d², फिर प्लस इसके अबाउट भी वही होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या,
mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो प्लस इंटू टू कर दिए, तो आई इक्वल टू कितना आ गया 25 इंटू एम कितना है तुम्हारा, एम है 2 kg, मास 2 kg है, इंटू आर कितना है, रेडियस 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को क्या मीटर में चेंज कर दें, 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं कितना होगा 0.5, 0.5 का स्क्वायर प्लस एम इंटू डी का स्क्वायर। एम कितना है 2 इंटू डी का स्क्वायर क्या है, डी कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ 0.5, ये कितना है 75 सेंटीमीटर। इसको क्या लिखते हैं 0.75 लिख सकते हैं मीटर में। तो ये 0.5 प्लस 0.75 कितना होगा, 0.5 प्लस 0.75, 0.5 प्लस 0.75 कितना होगा 575 1.25 कितना आएगा 1.25 का स्क्वायर इंटू 2। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना आएगा 2/5 इंटू 2 इंटू 5/10, 5 इंटू 5 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 125/125 बटे 100 इंटू 100, यही तो करेंगे। तो ऐसे कर सकते हैं 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 5 पचे 25, ये आगे इधर कट गया, और इंटू 2 भी करना है ना, इंटू 2 भी करना है, इंटू 2 करना है, तो इधर 5 5 कैंसिल, 2 दूनी 4 पंचे 20। तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे 20/100 प्लस, इधर भी कर सकते हैं 20/100 प्लस 125 इंटू 125, 125 इंटू 125 कितना होगा 125 इंटू 25, 125 पंचे 625, 125 दूनी 250, 5 2 56 1 2 1 3 3125, 125 625 इंटू 3125 3125/100 इंटू 2। ये तुम्हारा, इसको सॉल्व करेंगे फिर से तो होगा कितना 20 प्लस 125 कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 5, तो इधर 1000 हो गया, ठीक। इधर 125/1000 आएगा। तो सॉरी, इसको अगर 0 से ऊपर नीचे, इधर 0 से ऊपर नीचे जोड़ दें तो कितना 1000 एलसीएम आ जाएगा। तो 1000 लिखेंगे नीचे, 1000 3125 प्लस 200 कितना आ जाएगा 3 3325, ये तुम्हारा मोमेंटम है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से। तो आई इक्वल टू कितना है, 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई करना था ना, दोनों 2 स्पीड है ना, तो 3125 इंटू 2 कितना होगा 3325 इंटू 2 कितना होगा 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 दूनी 4 1 5 6 बटे 1000, 0 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आई इक्वल टू 6.65, ये तुम्हारा आई का वैल्यू आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A disk of radius r and mass m is rolling horizontally without slipping with speed n. It then moves up an inclined smooth surface as shown in figure. The maximum height that disk can go up in the incline is. ये थोड़ा आई थिंक फिगर थोड़ा रॉन्ग बन गया है। फिगर ये हाइट होना चाहिए था, यहां से यहां तक कितना हाइट जाएगा। Initial velocity, a disk of radius r and mass m is rolling horizontally without slipping with speed n. With speed v होना चाहिए। With speed क्या होगा यहाँ v, with speed v. It then moves up an inclined smooth surface as shown in figure. The maximum height. तो अगर तुम बोलोगे कि ये स्फीयर है, ये डिस्क है, ये डिस्क में जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब हम लोग कोई भी चीज अगर चलते हैं तो अगर एक ट्रांसलेशन मोशन होता है, एक रोटेशन मोशन होता है। जब ये डिस्क मूव कर रही है तो एक रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, एक ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है। रोटेशनल मोशन हो रहा है और ट्रांसलेशनल मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगा और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। तो इस जगह पे क्या लिखेंगे, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी एक कौन सा वाला होगा, एक ट्रांसलेशनल का, एक रोटेशनल मतलब गोल गोल ऐसे डिस्क जा रही है ना, तो सीधा डिस्क तो नहीं जा रही है। तो ये दोनों, तो इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होना चाहिए,
यहाँ फाइनल एनर्जी का, तो फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको ऐसे लिख सकते हो, इनिशियल टोटल एनर्जी ऐसे लिख सकते हो। टोटल एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, टोटल एनर्जी थ्योरम क्या होगा, इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ फाइनल। तो इनिशियल टोटल एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी कितना होगा, एम जी एच। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओम, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डिस्क का मोमेंट एम आर स्क्वायर बाई 2, तो हाफ इंटू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, ओमेगा क्या होता है, वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ओमेगा की जगह पे, इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, तो एम वी स्क्वायर बाई 4 आ गया इक्वल टू एम जी इंटू एच। एम तीनों से कैंसिल होगा तो जी एच इक्वल टू आ जाएगा, जी एच इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर प्लस 1/4 वी स्क्वायर। तो जी एच इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 2 वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो जी एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 वी स्क्वायर बाई 4, 3 वी स्क्वायर बाई 4, तो एच इक्वल टू कितना होगा, 3 वी स्क्वायर बाई 4 जी, ये हाइट लगेगा। एच इक्वल टू कितना होगा, 3 वी स्क्वायर बाई 4 जी, एच इक्वल टू कितना होगा, 3 वी स्क्वायर बाई 4 जी, ये हाइट से जाएगा ऊपर। ठीक है, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।